नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहतरीन कक्षा के अंदर। ये वो क्लास है जिसे किसी परीक्षा के लिए पढ़ना शायद किसी की जरूरत हो सकती है, लेकिन जीवन में इसे इसलिए पढ़ना कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी समाज में केवल इसलिए चर्चा ना हो कि वो केवल इस पद पर पहुंच गया था, वो इसलिए भी चर्चा का पात्र बने कि आने वाली पीढ़ियां उसके मोरल्स से, उसके जीवन के आदर्श से, उसकी चर्चाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सके, समाज में उसका प्रभाव व्यापक हो और उसके व्यापक प्रभाव से आने वाले समय में उसे लोग अपना सकें और अपना करके उसके बारे में और ज्यादा प्रभाव पूरे संसार में, समाज में, राज्य में, देश में व्याप्त हो। यह बहुत ही जबरदस्त सेशन है जो आज आप हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। जिन्होंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने का सोचा है, अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा में इसे क्यों डाला गया इसकी हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन क्या है मैं पहले यह बता दूं, नीति शास्त्र क्या है यह बता दूं, बहुत कुछ बताने का है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूं कि आज राम नवमी है और राम नवमी के अवसर पर इस सेशन को शुरू करने का, इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने का मेरा अपना एक निहित स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि जब एथिक्स की बात होती है तो कहा जाता है कि महापुरुषों की जीवनी से आप प्रेरणा लें कि आप जीवन में कैसा होना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। और ऐसे अवसर पर अगर प्रभु श्री राम का जीवन ही आज के दिन का आदर्श हो, रामनवमी का अवसर हो और आप उस दिन आज के इस सेशन में एंट्री कर रहे हो, तो विचार कीजिए कि यह दिन कितना खास होगा। मेरे प्यारे साथियों, रामनवमी के अवसर पर एथिक्स चैप्टर के अंदर, एथिक्स विषय के अंदर आपकी एंट्री आने वाले कालखंड में आपको हमेशा यह याद दिलाएगी कि आपने पहली बार कोई सब्जेक्ट संभवतया उस समय शुरू किया है जिस दिन आपको अपने जीवन में किसी आदर्श को अपनाने का मौका मिला हो। मेरे प्यारे साथियों, एक कोइंसिडेंस हुआ है आज, और वो कोइंसिडेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज कोइंसिडेंस ये है कि आज मेरा भी जन्मदिन पड़ गया है। ये कोइंसिडेंस है, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं, 17 अप्रैल के दिन, और मैं आज सुबह से इसे कहीं पर भी साझा नहीं कर पाया हूं क्योंकि प्रभु श्री राम जो मेरे जीवन के आदर्श हैं, आज उनका जन्मदिन है। और गलती से अंग्रेजी कैलेंडर की वजह से जब से पैदा हुआ हूं तब से मैं जिस दिन जन्मदिन मनाता आया हूं, कैलेंडर के अनुसार वो आज का दिन है। तो मेरे लिए यह दिन अत्यधिक उत्साह का दिन है। तो आज ही के दिन मैंने इस कार्य को क्यों शुरू किया, संभवतया उसके मैंने वजह आप लोगों को दे दी। पहला पॉइंट क्लियर। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम विषय वस्तु समझेंगे, एथिक्स क्या होती है यह समझेंगे, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की गहराइयों में नहीं उतरेंगे। आज केवल और केवल व्यवहारिक चर्चा इस बात की होगी कि आपको पहले यह तो पता चले कि एथिक्स है क्या, फिर यह पता चले कि मुझे पढ़ना क्यों है, और जब आपको यह क्लियर हो जाए कि मुझे पढ़ना क्यों है, तो फिर यह मानकर चलिएगा कि मैं आपको कहूं पढ़ने की कि नहीं कहूं, आप खुद से उठा करके न जाने कितनी किताबों को एक ही बार में समेट डालेंगे। ठीक है, तो पहली जानकारी, मेरे तमाम साथी जो इस समय उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी इस समय धड़ाधड़ मेरा कमेंट बॉक्स चले जा रहा है। मैं संभवतः किसी का नाम इंद्रजीत, पूजा, सागर, संजय, अरविंद, नेहा, सौरभ, राम, राजू, विभव, बहुत तेजी से जन्मदिन की शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग, रामनवमी की शुभकामनाएं सब आ रही हैं, लेकिन आज मैं अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं लेने से बेहतर समझूंगा प्रभु श्री राम को आज आप ध्यान करें और उनके जीवन को अपनाएं। इसीलिए मैंने एथिक्स आपके लिए आज के दिन शुरू किया है। अब आती है बात कि सर ये आपने जो बातें कही इनको क्या वाकई में माना जा सकता है? मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं आपको वहां से उठा के लाऊंगा। देखिए, मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूं साथियों। एथिक्स एक ऐसा विषय है ना जिसको कोई भी यानी कि मैं या कोई और टीचर या कोई और विद्वान एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एथिक्स में 11th-12th नहीं होती है। 11th-12th का कोर सब्जेक्ट नहीं है ये, ना ही ये ग्रेजुएशन का कोर सब्जेक्ट है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में ये उपलब्ध है कि साहब लाइए 11th-12th किस में पढ़ी, बोले एथिक्स में पढ़ी। एथिक्स नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे एथिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर इतने दिन से आपने शेव बढ़ा करके रखी हुई थी, आज क्लीन शेव दिख रहे हो,
कई बच्चों के कमेंट्स थे पुराने सेशंस में कि आप शेव क्यों नहीं हटा रहे हो। मेरे 9 दिन से नवरात्रि के व्रत चल रहे थे और आप में से भी बहुत से लोगों ने संभवतः नवरात्रि रखी होगी। तो नवरात्रि के उन्हीं फास्टिंग के क्रम में हम लोग शेव, नाखून ये सब नहीं हटाते हैं, है ना। तो मैं एक तरह से लगातार छुट्टियों पर चल रहा था और नवरात्रि के व्रत में था। आज मेरा नवरात्रि की पूजा कंप्लीट हुई है और उसके बाद में फिर हम लोग ये पूरी साज सज्जा जो है वापस धारण करते हैं और फिर से अपनी नित्य क्रिया में चालू होते हैं। तो मेरे अपने परिवार के जो लोग आप जैसे सारे साथी हैं, वो जब इन सारी क्वेरीज को लेके बैठे होते हैं तो उन्हें बताने का मन करता है, क्योंकि मैं जवाब दे हूं आप लोगों के लिए। आई एम अकाउंटेबल टू यू। अब ये जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, मैंने अभी शुरुआत करते ही आपको कई सारी बातें बोल दी। मैंने अभी हाल आपसे कह दिया कि आई एम अकाउंटेबल टू यू। मैंने आपको यह बता दिया कि हम इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी हाल आपको भगवान राम के जीवन की प्रेरणा दे दी। आपने लगभग 5 से 7 मिनट मुझे सुनते हुए हो चुके हैं और इस बीच में आपने जो भी बातें की, बातें सुनी, उन बातों में आपने कुछ कॉमन सार निकाला होगा। क्या सार निकाला होगा? मैंने कहा पहले कि आज भगवान राम का जन्मदिन है। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने आपसे यह कहा कि आज कोइंसिडेंस है कि आज मेरे नवरात्रि पूरी हुई हैं। अब आप कहेंगे सर आप अपने बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? अभी बताता हूं। तीसरी बात मैंने आपसे यह कहा कि यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने अभी हाल आपसे एक लाइन बोली कि एथिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं अभी हाल में कंक्लूड कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कहीं 11th 12th नहीं पढ़ाई जाती, यह सब्जेक्ट नहीं है। चौथा, मैंने आपसे खुद ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने 17 अप्रैल के दिन आज के इस सेशन को शुरुआत करने की सोची। मैंने जब से आज ये सेशन शुरू किया उस समय मैंने आपसे ये 4 बातें अभी तक कर ली हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर आपने आज की हेडिंग डलवाई कि हम चर्चा करेंगे जनरल चर्चा की एथिक्स क्यों पढ़ें। एथिक्स क्यों पढ़ें आपने, लेकिन पढ़ने के नाम पर खुद का ही ढिंडोरा पीट दिया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने अपने बारे में सब बता दिया, एथिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। एथिक्स बोले तो नीति शास्त्र के बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ओके, नहीं बताया तो अब मैं बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एथिक्स अथवा मॉरलिटी, मॉरलिटी बोले तो नैतिकता, और नीति शास्त्र, इन दोनों में बहुत हद तक समानताएं हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे जरा उनके जवाब दे दीजिए। आपको जब भी मेरी ध्यान आती हैं बातें, आपको जब भी मैं याद आता हूं, आपके दिमाग में मेरा एक वाक्य आता है। संभवतया आता हो, और अगर नहीं आता हो तो संभवतया आपको अब आने लग जाएगा जब से आप इस सेशन को सुनना शुरू करेंगे। मैं एक लाइन कहता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। यदि आपने कभी इन 3 वाक्यों को मुझसे सुना है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने तमाम सेशंस के अंत में ये लाइनें यूज किया करता हूं। संभवतया कई बार हफ्ते भर में उसको दोहराता हूं, कभी कभी रोजाना दोहराता हूं। जब कोई ऐसी घटना हुई होती है जिसकी वजह से हृदय द्रवित होता है तो भी दोहराता हूं। इस तरह के शब्दों को मैं क्लास के अंत में कई बार अपनी पंक्तियों के रूप में दोहराता हूं। पता है आपको, ये जो पंक्तियां मैं दोहराता हूं, जिनमें मैं आपसे ये कहता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, ये बड़ों का जो सम्मान करने वाली बात करी, छोटों को प्यार दें, जो आपसे छोटे हैं छोटों को प्यार दें, और तीसरा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ये तीनों की तीनों बातें आज के इस सेशन का सार हैं। यानी कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि आज हम एथिक्स डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आज हम नैतिकता डिस्कस करने वाले हैं, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे द्वारा एक पंक्ति दी जाती है अक्सर क्लास के अंत में, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, अपना व्यक्तित्व ऐसा कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, जहां भगवान राम की बात हो रही हो, आपके जीवन की सार्थकता मैं क्यों डिस्कस करूं? मैंने कहा आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं,
क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रशासन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं राजकाज के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर गजेटेड पोस्ट पर चयनित हुआ विद्यार्थी हूं। मैं वो विद्यार्थी हूं जिसको राज्य सरकार ने कंधों पर अशोक स्तंभ से नवाजा है। ऐसी स्थिति में अगर आज आप मेरा जिक्र कर रहे हैं और मुझसे जुड़ी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, असल मायने में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का आरएएस के सिलेबस में यही सबसे बड़ा कारण था। अगर आप इस महत्व को समझ पा रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली यह समझ में आ जाएगा कि एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। मैं ही नहीं, जीवन में जो भी व्यक्ति समाज के अंदर, चूंकि यह सिलेबस का हिस्सा भी है, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के अंदर पेपर 2 के अंदर यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जीएस पेपर 2 का प्रथम खंड एथिक्स के रूप में पढ़ाया जाता है। यूपीएससी में एथिक्स का एक डेडिकेटेड पेपर होता है। इसके पीछे का असल कारण यह है कि जब आप एक प्रशासक की भूमिका में हो और आप जब सरकारी काम में हो तो आपके जीवन से प्रेरणा लोग पाएं, आपके जीवन की प्रेरणा दूसरों को प्रकाशित करे, आपकी जीवन में सार्थकता, लोगों का मार्गदर्शन करे। ये सारी बातें जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित हों, उस समय के प्रभाव को जांचने के लिए ही एथिक्स जैसे एक गंभीर विषय की चर्चा आप सबके साथ की जाती है। तो उम्मीद है कि प्रशासन में एथिक्स की भूमिका क्या है, अगर मुझे बताने के लिए आज अगर अपना जन्मदिन भी रेफरेंस में यूज करना पड़ा तो आप उसके महत्व को आगे ध्यान रख पाएंगे। अब ये तो उदाहरण लिया मैंने मेरा, जिसको दुनिया में मुट्ठी भर लोग जानते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर समुंदर के अंदर पानी भरा है तो हो सकता है कि एक ग्लास पानी जितनी जनता भी मुझे नहीं जानती है, लेकिन भारत और भारत के अस्तित्व से जुड़े हुए एक नाम के बारे में सब लोग जानते हैं, और वो नाम है राम का नाम। यानी कि जब भारतीय संस्कृति, सनातन की बात होती है तो उसकी शुरुआत राम से होती है। राम के आदर्श, राम के जीवन, राम का त्याग, राम का परिश्रम, राम का समर्पण, राम का राज आज के रेफरेंस में काम लिया जाता है। तो अब आप विचार कीजिए, एक अदने से व्यक्ति के जीवन से आपको 3 प्रेरणाएं मिलती हैं कि उसके जीवन में, मेरे अपने पर्सनल जीवन में यह पात्र बहुत निर्धारित है कि मैं प्रयास करता हूं कि बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार मिले और मेरी वजह से महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ये 3 तो मैं अपनाता हूं। विचार कीजिए कि भगवान राम क्या अपनाते होंगे। भगवान राम के जीवन प्रेरणा से आप अपने जीवन में कितनी नीतियां अपना सकते होंगे। तभी भगवान राम प्रातः वंदनीय हैं, तभी भगवान राम की प्रेरणा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक आदर्श युगल यानी कि राम और सीता का युगल जीवन में बहुत से लोगों के तरह तरह से प्रेरणा देती है। जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो उसमें एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मां, क्या क्या हो सकते हैं, आदर्श सेवक, आदर्श राजा, आदर्श गुरु कैसा हो, उन सब की बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। यानी कि समाज को नैतिकता के उच्चतम मूल्य अगर देने की बात हो तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य, तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में उन सारी बातों को लिखा गया है। अगेन फिर से पॉइंट आता है, मैंने कहा कि एथिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, अब संभवतया आपको यह बात समझ में आ रही हो कि यह नैतिकता का रेफरेंस है। नैतिकता, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, किसी ने कुछ कार्य किए वो समाज के हिसाब से सही हैं अथवा गलत, इन नैतिकता के पाठ को पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है वो एथिक्स है। यानी कि एक व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में है उसके द्वारा किया गया कृत्य सही है अथवा गलत है, इसकी जानकारी देने वाला सब्जेक्ट एथिक्स है। यानी कि एथिक्स या नीति शास्त्र में मोरालिटी के उन गुणों को संहिताबद्ध किया गया है, कोडिफाई किया गया है, जिसके आधार पर आप समाज में उचित और अनुचित के विचार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर लेकिन राम सभी के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। मैंने कहा संभव है, क्योंकि यह आस्था का विषय है। हो सकता है कि आप शिव भक्त
हो सकता है कि आप कृष्ण भक्त हो सकता है कि आप देवी के भक्त हो, शक्ति उपासक हो सकता है कि आपका बिलीफ किसी और धर्म में हो सकता है कि आप सिख हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म के, मुस्लिम हो, आप किसी अन्य धर्म में विश्वास रखने वाले हो सकता है। तो इसका मतलब धार्मिक आस्था और धार्मिक लोगों के जीवन को अपनाकर आज के जीवन को चलाना अगेन एक बड़ा टास्क है कि सर राम आदर्श हो सकते हैं आपके, क्योंकि आप सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है ना कि ये आपके जीवन के आदर्श सबके आदर्श हो। तो फिर हम नीति शास्त्र को कैसे डिसाइड करें? तो क्या हम सभी लोगों को धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दें? आप पॉइंट तो सही पकड़ रहे हैं। आदर्श के रूप में जितनी व्यापकता धर्म को मिली है उतनी व्यापकता एथिक्स को नहीं मिली। एथिक्स के स्थान पर धर्म बहुत ऊंचाई पर आता है कि भगवान ने मना किया है, भगवान की नजर में पाप है, भगवान देख रहा है, भगवान बुरा मान जाएगा, उसका तो बहुत गंभीर असर है। आपको उसमें समाज की भूमिका गौण हो जाती है जब भगवान सामने आ जाते हैं। लेकिन भगवान कितने सारे माने जाएं, कौन कौन से भगवान को माना जाए और किस भगवान का अध्ययन किया जाए? बाय द वे मैं आपको बता दूं, पश्चिमी देशों के अंदर धर्म का अध्ययन भी एक विषय है। जैसे एथिक्स एक विषय है आज के समय में, उसी प्रकार से धर्म का अध्ययन भी एक विषय है जिसे थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज आपके लिए हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे समाज की भूमिका के अंदर थियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, तो फिर इससे एक स्तर नीचे आ जाया जाता है। दोबारा सुनिएगा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आप कनेक्ट कर गए ना तो इस सब्जेक्ट में जो आनंद आने वाला है, मतलब हर दिन जिएंगे आप इस सब्जेक्ट को। मुझे कई बार ऐसे सब्जेक्ट शुरू होते समय डर ये लगता है कि मैं इसे खत्म कितने दिन में करूंगा, क्योंकि सब लोग, मतलब ये कहानियां हैं। अब इन कहानियों को जितना कम समय, एक एक जीवन में, मैं अभी आ रहा हूं जिस पॉइंट पर, अभी आने दीजिए। तो मुद्दा यह बना कि भगवान के बारे में अध्ययन करते समय धर्म में लोग विभाजित हो जाते हैं कि ये भगवान राम तो हिंदुओं के हैं, अल्लाह तो मुसलमानों के हैं, या जीसस तो ईसाइयों के हैं, है ना, गुरु गोविंद सिंह तो सिखों के हैं, गौतम बुद्ध तो बुद्धिस्ट लोगों के, महावीर स्वामी जैन के। लोग बट गए तो फिर मैं तो नहीं मानूं बात। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म तो कहता है मैं अपने को ही मानूंगा। तो ऐसी स्थिति में फिर एक दिक्कत आती है कि समाज में जिन्हें आदर्श मानने के लिए सर्वयुक्त जो चीजें हैं उनके साथ में आकर फिर एक विभेद की स्थिति बन जाती है, समाज एकजुट नहीं रह पाता। तो फिर क्या करें? तो फिर विद्वानों ने या एकेडमिशियंस ने, पढ़ने लिखने वाले लोगों ने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला। बोले यार देखो, भगवान को लेकर तो डिबेट होती रहेंगी और लोग उनकी आस्था से थोड़े प्रभावित हो जाएंगे कि आस्था बीच में आ गई। तो बोले क्या करें? बोले इसकी जगह एक शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या अपनाया? भगवान से नीचे और अपन से ऊपर। अपन से ऊपर मतलब अपन आम जनमानस हैं जो फॉलो करने के लिए बने हैं, और अपन से ऊपर यानी कि जिन्होंने व्यक्तित्व को अपने आप में एक रेफरेंस बना दिया, जिन्होंने जीवन में सही गलत के निर्णयों को एक रेफरेंस फ्रेम में स्थापित कर दिया, लेकिन दिव्यता हासिल नहीं करी। भगवान क्या है? जिसके साथ चमत्कार जुड़े हों। भगवान की व्याख्या में, जैसे ईसाई धर्म में माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी। संत कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में जिसने अपने जीवन काल में एक भी चमत्कार किया हो। चमत्कार को संत की, जीवित संत की उपाधि दी जाती। मदर टेरेसा ने चूंकि बहुत से लोगों को भारत में बीमारियों से सही कर दिया था, इसलिए उन्हें संत की उपाधि दी गई थी। इसी तरह से अपने धर्म में है, भगवान की उपाधि किसको दी गई? जिसके साथ चमत्कार जुड़े हों। चमत्कार से मतलब भगवान ने पहाड़ को चिटली उंगली पर उठा लिया, भगवान ने पत्थर को हाथ लगाया वो महिला बन गई, भगवान ने यों करा और ये करा, ये सब चमत्कार हैं। तो चमत्कार की जो कहानी है वो दिव्यता को प्रकाशित करती हैं। तो अब आप और हम जनमानस हैं जो फॉलो करने के लिए बने हैं। भगवान दिव्यता युक्त है यानी कि चमत्कारों से युक्त है, तो हम दोनों के बीच में कुछ है क्या? बिल्कुल है। और जो वो है जिसको अनुकरण किया जा सकता है उसे कहा जाता है महापुरुष। क्या कहा जाता है? महापुरुष। जिनका जीवन अनुकरणीय है लेकिन वो भगवान नहीं बने, मतलब उनके साथ में चमत्कार नहीं जुड़ा। जीवन अनुकरणीय है लेकिन चमत्कार नहीं जुड़ा, वो महापुरुष की श्रेणी में आए। तो शिक्षा शास्त्रियों ने यानी एकेडमिशियंस ने ना तो मुझे रेफरेंस बनाया, ना भगवान को रेफरेंस बनाया, और रेफरेंस बनाया तो महापुरुषों को रेफरेंस बनाया। यही कारण है कि जब मैं आपको सिलेबस के दर्शन कराऊंगा तो इन महापुरुषों के बारे में आपको चर्चा कराऊंगा। ये वो महापुरुष हैं, चाहे
चाहे बाबा अंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या टैगोर साहब हो, ये सब आज के जीवन के महापुरुष हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों से नहीं, अपने कर्मों से जीवन के सामने उचित और अनुचित, सही और गलत, सत्य और असत्य, इन सब का एक रेफरेंस तैयार कर दिया। यही कारण है कि जब आप जीएस पेपर 2, आरएएस प्रशासनिक परीक्षा के जीएस पेपर 2 के अंदर सिलेबस का अध्ययन करने निकलते हैं तो टाइटल पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। यह आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको पढ़ाया जाता है वो यहां पर पढ़िए, लेसन फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एक बार थम्स अप कर दीजिए, हिंदी में यह लिखा हुआ है, महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा पहला ही यूनिट है। एथिक्स अगर सिलेबस है आरएएस का तो उसमें जो पहली चीज पढ़ाई जाती है वो क्या है, वो आपके सामने है। अरे बोलिए, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? हां जी, एक बार थम्स अप करके बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है जो मैंने आपके सामने रखी है? मतलब सिलेबस में इसकी एंट्री कैसे हुई। आज मैंने अपने जीवन में खुद का रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत किया। क्यों किया? क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स लिखा है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम को एक बार नहीं, 2 बार क्वालिफाई किया है। राज्य सेवा के अंदर गजेटेड पोस्ट तक पहुंचा हूं। ऐसी स्थिति में आपको मेरा एथिक्स जानना जरूरी था, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि आपको मेरे ये 3 शब्द पता हो, मेरा पद पता ना हो। समाज में अगर मैं हूं तो यह संभवतया यह मैसेज जाए कि प्रशासक इस प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। ये मैंने मेरा अपना एथिक्स डेवलप किया हुआ है। मेरे इस अपने एथिक्स को अगर आप समझे हो तो थम्स अप करें। हाँ जी, मंजू, प्रीतम, नवीन, शानवी, राजेश, दुर्गेश, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार हमारे साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जुड़े हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज इस बात से चौंक रहे हो कि सर को हमारा नाम दिख रहा है लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब ये वाला जो कंटेंट सर जो पढ़ा रहे हैं ये हमें क्यों नहीं दिख, मतलब कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि मैंने कमेंट्स बंद किए हुए हैं। आप लोगों को कमेंट्स ना दिखें, अदरवाइज आप अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। यूट्यूब पर यह ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपको औरों के कमेंट्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है सर यूपी पीसीएस में भी एथिक्स आता है, एमपी पीसीएस में भी आता है, बीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, क्या उसके लिए यह यूजफुल है? साथियों, जानकर आश्चर्य होगा, ये जो एथिक्स मैंने आपके सामने यहां सिलेबस में शो किया है ना, ये प्रत्येक परीक्षा के लिए हूबहू काम का है। प्रत्येक परीक्षा के लिए हूबहू काम का है ये एथिक्स का कंसेप्ट। रित ऋण, मैं हमारे राजस्थान के सिलेबस को एडमायर, प्रशंसा ही इसलिए करता हूं क्योंकि इस सिलेबस में हर एक लाइन की व्याख्या दी हुई है। बाकी जितने भी सिलेबस हैं उनमें सिलेबस की व्याख्या नहीं दे रखी है, सिलेबस को समझा नहीं रखा है, इसलिए एथिक्स में जो मन में आता है लोग पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन हमारे इस सिलेबस में जो राजस्थान का सिलेबस है इसमें बकायदा प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है। गांधी का नीति शास्त्र क्या है, भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है, प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है, भारतीय और विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का मत क्या है, योगदान क्या है, प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व और चुनौतियां क्या हैं। ये बहुत अल्टीमेट है भाई। मतलब ये पॉइंट है ना, फिलोसफर्स इन इंडिया, साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। नैतिक निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, उसमें योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, सामाजिक न्याय क्या है, मानवीय चिंता क्या है, शासन में जवाबदेही, नैतिक आचार संहिता क्या है। और जब इन सबको पढ़ लिया जाता है उसके बाद की जाती है केस स्टडी। तो केस स्टडी में कैसे किसी को आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि आपको यह पूरा सिलेबस पढ़ा करके अंत में प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, इसीलिए मैं आपको आज केवल यह सिलेबस डिस्कस करूंगा। मतलब आज अगर कोई आपसे पूछे कि सर ने क्या किया था पूरी क्लास में, तो बोले सिलेबस का डिस्कशन किया था। क्यों? क्योंकि सिलेबस समझ लिया तो समझो कि सब्जेक्ट के अंदर रुचि पैदा हो गई।
किसी भी विद्यार्थी को, अक्सर मेरे कुछ YouTube पर मैंने वीडियोस डलवाए हुए हैं, अगर आपने देखे हो, अगर आपको जीवन में कोई भी एग्जाम निकालना है, पहला कार्य आपको करना चाहिए उसका सिलेबस अध्ययन, कि आपको पता चल जाए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, नंबर एक। और उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। यदि कोई टीचर आपके सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करा रहा है या खुद से आपने पढ़ते समय कवर कर लिया है, दैट मींस आपकी तैयारी पूरी हो गई है। बस अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके स्तर को ऊपर नीचा कर सकते हैं, बाकी सिलेबस पूरा हो गया है ना। तो पहले सिलेबस का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस असल में पढ़ा क्यों जाता है। देखो, अल्टीमेटली इस लाइन का मतलब समझो कि आपसे कोई चाहता क्या है। आपसे चाहता है कि अगर आप कल को प्रशासक की भूमिका में हो, आप पुलिस की भूमिका में हो, आप एसडीएम की भूमिका में हो, तहसीलदार की भूमिका में हो, बीडीओ की भूमिका में हो, आईएएस की भूमिका, आप जिस भी भूमिका में हो, आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो नैतिक द्वंद्व का कारण बनेंगी। मैं उदाहरण के रूप में आपको कुछ बेसिक उदाहरण देता हूं। बेसिक उदाहरण क्या है? आपके सामने एक स्थिति क्रिएट होती है, यहीं से केस स्टडी शुरू होती है। उपयुक्त विषयों के आधार पर केस स्टडी जिसको कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आप अपने घर पर हैं, आपकी वाइफ घर पर अकेली है, अचानक आपको पता चलता है कि शहर में आग लग गई है, आपकी वाइफ का 9th मंथ चल रहा है, बच्चा होने को है, घर पर आप अकेले हैं। आप, चूंकि आप प्रशासक की भूमिका में हैं, 24/7 की ड्यूटी है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन उच्च अधिकारियों से लेनी पड़ती है, तभी आप अपने घर से जा सकते हैं। तो आपसे सवाल यह पूछ लिया गया कि आप घर पर अकेले हैं, बताइए इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यह सवाल जैसे ही आता है, आपका जवाब आपके दिमाग में पहले से है कि नहीं, सामने वाला सोच रहा है कि इसको लगता है कि मैं अपनी बीवी के चक्कर में रुक जाऊंगा, बीवी के चक्कर में रुक जाऊंगा, मैं तो प्रशासक हूं, अब ये मेरा इंटरव्यू लेगा, और इसने इंटरव्यू में अगर ये पकड़ लिया कि मैं अपने वाइफ के चक्कर में रुक गया और मैं शहर की मदद करने नहीं गया, तो हो सकता है कि ये मुझे इंटरव्यू में फेल कर दे। अब आपका दिमाग चल रहा है जबरदस्त। आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यूअर ने अगर सवाल पूछा है या फिर पेपर में केस स्टडी के अंदर यह सवाल आया है, तो मुझे इसका जवाब बड़ा समझ के देना चाहिए। मुझे उस आदमी का दिमाग सोच लेना चाहिए कि वो आदमी चाहता क्या है। अच्छा, ट्रिक क्वेश्चन कर रहा है, पॉइंट पकड़ना। अच्छा, मेरे साथ में ट्रिक क्वेश्चन कर रहा है। मेरे सामने ट्रिक क्वेश्चन क्यों कर रहा है? अच्छा बेटा, तुम मेरे सामने एक एथिकल डायलेमा क्रिएट कर रहे हो। अब ये एथिकल डायलेमा क्या होता है भाई? यहां पर आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, प्रशासन की नैतिक चिंता और द्वंद्व कहलाता है डायलेमा। अब आप पूछेंगे डायलेमा कैसे होता है सर, जरा ये बताइए। मैंने कहा अभी बताते हैं। मैंने कहा आप बताइए, आपको जब यह ऑप्शन दिया गया कि शहर में आग लगी है, आपको वहां जाना है और आपके घर में वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी भी समय हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, क्या आपके दिमाग में यह द्वंद्व नहीं आया? द्वंद्व है क्या? जब आपके सामने दो ऑप्शन, द्वंद्व का मतलब दो ऑप्शन आपस में झगड़ा करें तो द्वंद्व कहलाता है। जैसे आपके दिमाग में यह द्वंद्व आ रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रुकूं या ड्यूटी निभाने जाऊं। चूंकि आप प्रशासक हैं, आपको सिलेबस पढ़ाया इसलिए जा रहा है, आप प्रशासक हैं तो प्रशासक की भूमिका पहले निभाएं कि पति की भूमिका पहले निभाएं? सर, मैंने फिल्में देखी हैं, फिल्मों में कहा जाता है कि पहले देश सेवा फिर घर की सेवा, और सर मैं यही आंसर जाके दूंगा। मैं अपने आंसर में लिखूंगा कि पहले देश सेवा और फिर जाकर घर की सेवा। फिर आपसे इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा या फिर पेपर में आपके इस आंसर के बाद किसी ने सुन लिया, विकास बेटा आपकी बातें सुनकर ही यह आज कोर्स आपके लिए चालू किया है। मैंने नटराज बैच के विद्यार्थियों से प्रॉमिस किया था कि एथिक्स पढ़ाऊंगा और इसी कारण से आपके लिए एथिक्स की क्लासेस शुरू करी हैं। आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि नटराज वालों के बारे में सर क्या कहेंगे, तो मैं बता दूं कि ये मेरा प्रॉमिस था। जब मैंने नटराज का सबसे पहली बार आपके सामने इंट्रोडक्शन दिया था, तब कहा था कि एथिक्स मैं पढ़ाऊंगा। इसी कारण से एथिक्स आपके सामने लेकर आया हूं।
अदरवाइज मुझे भी इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के पैदा नहीं हुआ हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और एथिक्स तो ग्रेजुएशन में भी नहीं आता है, तो ये तो सब पढ़ करके ही पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। और जिन्होंने पहले पढ़ा रखा है और जो सामाजिक सुधार है उनके जीवन से पढ़ करके आपके सामने लाने वाली चीज है। तो अब बड़ा सवाल बना, तो सर फिर क्या जवाब देना चाहिए? जो पेपर में बैठा हुआ एग्जामिनर है वो समझ गया कि अच्छा बेटा तुमने ये जो आंसर दिया है ना, इस आंसर के पीछे मुझे समझ में आ रहा है तुम मेरे सामने स्टड बन रहे हो, लेकिन घर पर जाओगे और तुम्हारी वाइफ जब नाराज हो जाएगी, तुमसे मुंह फुला के बैठ जाएगी, तब क्या करोगे? आपने कहा यार अब क्या करेंगे? अगर वाइफ नाराज हो गई तो उस समय का क्या ऑप्शन है? वाइफ की नाराजगी को मिटाएंगे कैसे? तो ये जो द्वंद है आपके दिमाग में, यार गल को मान ले मैं चला गया ड्यूटी पे चला गया और उधर से वाइफ नाराज हो गई कि तुमको तो इतना भी मैनेजमेंट नहीं आता, तो क्या करेंगे? द्वंद की स्थिति पैदा हो गई। ये जो द्वंद है ना, इस द्वंद के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है। पहले ही पढ़ा दिया जाता है मतलब ऐसा बहुत बार होगा कि आपका निजी जीवन और शासकीय जीवन एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आएगा। आपके मानवीय मूल्य और आपके प्रशासकीय मूल्य एक दूसरे के सामने कन्फ्लिक्ट करेंगे, तो फिर प्रशासक क्या करेगा? केस स्टडी में लिखा क्या जाएगा? यही तो आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना है। आपके मन में सवाल बनने लगेगा, नहीं सर लेकिन फिर भी राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? मैंने कहा मैं जो भी आंसर आपको दे दूं वो इनकम्प्लीट होगा फिलहाल के लिए। मैं अभी तो आपको केवल यह आंसर दूंगा कि अगर ऐसी स्थितियां बने, और चूंकि आपको सामने वाला कह रहा है कि आप प्रशासक की भूमिका में हैं, तो आपको पहले यह पता होते हुए कि मैं प्रशासक हूं, तो निश्चित ही आपके पास स्टाफ होता है, आपके एक सिंगल कॉल पर स्टाफ होता है। आप प्रशासक हैं इसका मतलब आप किसी क्रम में हैं, आप हिरार्की में हैं, आपसे ऊपर उच्च अधिकारियां हैं और आपसे नीचे भी जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके नीचे कार्य करने वाली पूरी की पूरी टीम होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा क्या किया जा सकता है कि आप अपने उच्च अधिकारियों को यह स्थिति से अवगत कराते हुए कि मैं फला इस प्रकार की स्थिति में फंसा हूं, कृपया करके आप मेरे इस कार्य को यदि संभव हो तो किसी और साथी के साथ ट्रांसफर कर दें, नंबर एक। या फिर दूसरी स्थिति पैदा कर सकते हैं, और वो क्या है? अपने किसी अधीनस्थ को बोल करके कि आप उस जगह पर पहुंचे, तब तक मैं व्यवस्था करके पहुंचता हूं। अर्थात आपने तत्काल प्रभाव से अपने प्रशासकीय दायित्व, क्योंकि एक तरफ बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पर थी, लेकिन आपकी मोरल भूमिका में आप अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मानव अपने मानवीय स्वभाव के साथ बंधा होता है। वो मानवीय स्वभाव से इतर जब भी कोई कार्य करेगा वो दिखावा होगा, और उस दिखावे में रहते हुए अगर भगवान राम आज जीवन में प्रेरणा है तो वो प्रेरणा इसीलिए है कि उनकी पत्नी का जब अपहरण हुआ तो वो वियोग में थे, लेकिन उस वियोग में रहते रहते भी उन्होंने युद्ध की प्लानिंग करी, उन्होंने बाली और सुग्रीव के बीच के संघर्ष को निपटाया। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपनी परेशानियों के चलते वो प्रशासन भूल जाएंगे। तो प्रशासन कहता है कि आप प्रेजेंट रहिए और प्रशासन करते रहिए। प्रशासन जैसे राम जी ने अपनी सेना बनाई थी, आप उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फिलहाल के लिए यह प्रेरणा लीजिए कि मैं अपनी जगह रह करके इस कार्य को डेलीगेट किया। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको इसमें हिरार्की भी पढ़ाई जाती है और डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी पढ़ाई जाती है। यानी कि आप अपनी जो आपके दायित्व हैं इनको अपने अधीनस्थ को ट्रांसफर कर सकते हैं, और दायित्वों का ट्रांसफर आपके काम में है। आपका ये पद का पावर है, ये आप इस पद के पावर को उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, ये पढ़ाई जाती हैं इस पूरे काम में। फिर एक और चीज बनती है, तो सर इसको लिखेंगे कैसे? मैंने कहा लिखते समय ये जितने भी उच्च विचारक आपके यहां पर लिखे गए हैं इनको कोट करते हुए जवाब लिखा जाता है। जब ये पूरा पढ़ा देंगे ना तब आपको केस स्टडी कराऊंगा, आपको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी, आपको लगेगा कि हां कुछ आपने किया है। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, गांधी जी क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि सिलेबस के अंदर भगवत गीता लिखी हुई है, गांधी जी लिखे हुए हैं, ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? इनका पढ़ना कहां तक जरूरी है? इनका पढ़ना कहां तक जरूरी है? चलिए पहले मैं गांधी जी की बात कर लेता हूं, फिर मैं गीता की बात कर लूंगा। फिर मैं ये बात करूंगा कि विश्व के नैतिक चिंतक क्यों पढ़ाए जाते हैं, नेल्सन मंडेला क्यों पढ़ाए जाते हैं, वेबर क्यों पढ़ाए जाते हैं, मैस्लो क्यों पढ़ाए जाते हैं, कांत क्यों पढ़ाए जाते हैं, है ना, ये सब वाल्टेयर क्यों पढ़ाए जाते हैं, रूसो क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं हमारे सिलेबस में? तो इसके पीछे का आंसर है गांधी तो विशेष रूप से एक पूरा पूरा चैप्टर ले जाने में कामयाब हो गए।
आपसे ये पूछ लिया जाए गांधी को क्यों पढ़ा रहे हैं साहब, हम तो गांधी को नहीं मानते। जैसे आपने कहा कोई राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई देवता को मानेगा, मैं गांधी को नहीं मानता। गांधी सार्वभौमिक रूप से पूरी दुनिया में स्वीकार्य व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए जब एथिक्स की चर्चा हो तो गांधी कहां जाके स्टैंड करते हैं, आप विचार कीजिए। कहते हैं कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में 11 व्रतों का पालन किया। जब से वो सार्वजनिक जीवन में आए, पूरे जीवन से मतलब जब वो राजनीतिक जीवन में एंट्री किए, तब उन्होंने अपने 11 व्रत बनाए, 11 नियम बनाए, जिन्हें एकादश व्रत कहा जाता है, जिनमें से प्रमुख व्रत थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये सारे वो व्रतों में शामिल थे। उनके 11 व्रत में से अगर कोई व्यक्ति एक भी व्रत का पालन केवल एक दिन भी करके देख ले तो यह पता चल जाए कि महात्मा गांधी कितने बड़े महापुरुष थे। मैंने अभी हाल आपसे कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बोले सर इसका मतलब, मैंने कहा इनमें से एक भी चीज उठा लो। सत्य उठा लिया, सत्य उठा के चर्चा शुरू हुई कि सर सत्य के ऊपर चर्चा करिए। मैंने कहा चलिए सत्य कहते हैं। आपसे केवल इतना सा कहा जाए कि आप आज के दिन 24 घंटे मन, कर्म और वचन तीनों से सत्य ही कहेंगे। मन, कर्म, वचन तीनों से सत्य कहेंगे, यानी आपकी तीनों प्रकार की अभिव्यक्तियों को मैंने सत्य के लिए व्रत दिला दिया, सत्य का व्रत दिला दिया। सत्य क्या है? सत्य यह है कि आपने दुनिया को जो दिख रहा है वही कहना है। अब आप विचार कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप करके बताइए, क्या आज तक आप में से किसी ने पूरे टाइम सत्य व्रत का पालन किया है? विचार कीजिएगा। पता है ये एक बालक पूछ रहे सर क्या सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे आप? निशांत महापात्रा ये मार्तंड लिख रहे हैं कि क्या आप हिंदी में पढ़ाएंगे? बेटा मैं मेरा कंटेंट भी दिखा ही देता हूं साथ ही साथ, सो दैट आपको ये दिक्कत ना रहे। देखो हमारी एक स्लाइड अंग्रेजी में होती है, एक स्लाइड हिंदी में होती है, एक स्लाइड अंग्रेजी में होती है, एक स्लाइड हिंदी में होती है। हमारी प्रॉपर तरीके से जो स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होती हैं। जिन्हें भाषाओं को लेकर के ये दिक्कत आ रही है उन्हें मैं पहले ही क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है। आज का चैप्टर अगेन आपको सब्जेक्ट में रुचि दिलाने का सब्जेक्ट का दिन है। मैं आपको आज चैप्टर उठाकर शुरू भी कर दूंगा, लेकिन सिलेबस पर चर्चा फिर पूरे टेन्योर में नहीं होगी, इसलिए मैं सिलेबस की चर्चा 30-35 मिनट की या 40 मिनट की केवल आज के सेशन में यही करने वाला हूं। अगला पॉइंट बना तो सर गांधी जी के प्रति यह कहा गया कि सत्य की पालना करने की बात कही। एक दिन आप बताइए क्या आप 24 घंटे मन, कर्म, वचन से सत्य बोल सकते हैं? बड़ा पॉइंट है ये। मन, कर्म, वचन से सत्य। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। साथियों अगर हमने सत्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, मुझे तो नहीं लगता कि आज के जीवन में प्रैक्टिकली कोई भी इतना बड़ा चैलेंज ले सकता हो, ठीक है। यही कारण है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक लाइन बोली और वो लाइन बड़ी गहरी थी। उन्होंने कहा कि हम ये सब जानते हैं कि सही क्या है, मानते हैं लेकिन सही करते नहीं हैं। हम ये सब जानते हैं गलत क्या है, गलत क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम गलत ही करते हैं। मतलब आज के नैतिक जीवन में व्यक्ति को यह पता है कि सत्य क्या है, लेकिन जानते हुए भी कि यह गलत है, वो फिर भी असत्य ही कहेगा। इसी प्रकार से आपको यह पता है कि गलत क्या है, गलत क्यों है, फिर भी आप उसका अनुसरण करते हैं। मतलब नैतिकता आपके जीवन में क्यों जरूरी है, इसको पढ़ने के लिए गांधी जी का कितना बड़ा महत्व है, यह धीरे धीरे स्थापित होगा। इसी प्रकार से मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। गीता की क्या बात है सर, गीता क्यों पढ़ना चाहिए सर हमको? देखिए कुछ उदाहरण हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में गीता का एक बहुत बड़ा महत्व है। मतलब गीता बियॉन्ड गॉड मानी गई है। मतलब उसको धर्म में मत बांटो कि ये हिंदू धर्म से है कि इस्लाम से है कि ईसाईयत से है, नहीं। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ करके जीवन में एक लर्निंग ले सकता है। ये अपने आप में एक फिलॉसफी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी पुस्तक बताई जो अपने आप में दार्शनिकों के लिए आज तक रेफरेंस बनी हुई है। छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे साथियों एक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन चल के, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको उपयोगितावाद कहते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर समाज के बहुत से लोग रहते हैं तो उन समाज के लोगों में अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, दुनिया उसी दिशा में आगे बढ़ती है। ये कुछ लोगों की पंक्तियां हैं कि आपसे पूछा जाए सही क्या है, गलत क्या है, और आपसे पूछ लिया जाए कि यार अधिकतम लोगों का अच्छा हो रहा हो वही सही है। लेकिन गीता कहती है नहीं, गांधी जी कहते हैं नहीं, सबका सही हो रहा हो तो ही सही है। अगर उनमें से किसी एक का भी गलत हो रहा है
तो वो गलत है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है ना, वो असल में अधिकतम लोगों के हित पर नहीं टिकी है, सबके हित पर टिकी है। अगर ऐसा होने लगे तो भारत तो बहुसंख्यक राष्ट्र हो जाएगा। फिर तो हमारे देश में जो कुछ संख्या में यहूदी रहते हैं, पारसी रहते हैं, उनके हितों की तो कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश की संविधान की अवधारणा में राम राज्य की परिकल्पना थी। गीता का वो भाव था, गांधीयन आइडियोलॉजी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में है तो उस हर व्यक्ति का हित होना चाहिए। ऐसा संविधान हमारे निर्माताओं ने लिखा। यानी कि किस प्रकार से हमारा देश चलेगा, इसके लिए भी चिंतकों का महत्व होता है। जैसे एक और चिंतक है जिनका नाम है चारवाक, वो सही गलत की व्याख्या में कहते हैं खुद का भला होना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, यानी कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दैट वाज चारवाक। तो जो चारवाक को फॉलो करेंगे, बोले नहीं, चारवाक को भी फॉलो नहीं कर सकते। तो हमारे सामने नीति शास्त्र पढ़ते समय कई प्रकार के दार्शनिक आएंगे। हम यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, चारवाक पढ़ेंगे और कंफ्यूज होंगे, ये सही है कि ये सही है। फिर आप अपना अपना बनाने लगेंगे। यार मैं तो बिल्कुल इस वाले विषय पर विचार करता हूं, सर चारवाक ही मेरे हिसाब से आज के समय में सही है। कुछ लोगों का तो आज के मतलब कलयुग में चारवाक सबसे बड़ा गॉड है, कि चारवाक कहता है ना भाई अपना काम बनना चाहिए, भाड़ में जाए जनता। सर मैं चारवाक को मानने वाला व्यक्ति हूं। इस तरह से आपको कलयुग दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस विषय वस्तु में जो मैं आप दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एक जर्नलाइज्ड आइडिया क्रिएट हो गया होगा कि हम इस टाइटल के अंदर जितने भी बड़े फिलोसोफर्स हैं उनकी जिंदगी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे भाई। अगर मैं पढ़ाने निकल गया तो समझ लो कि पूरा साल भर एथिक्स चलेगा। कुछ मूल मूल बिंदु हम पढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम 40-50 बड़े थिंकर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें से लेकर के राजा राम मोहन राय से केशव चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर केशव चंद्र सेन से लेकर के सारे बड़े जो लोग हैं ना, जिनको आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा है, उनके बारे में यहां भी पढ़ेंगे और उनकी उन विचारधारा को पढ़ेंगे कि ये महान क्यों थे। विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मुलर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, वेबर के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली इनसे ही आपको यह डिराइव करना है कि बड़े लोग या महापुरुष सोचते कैसे थे। तो मैंने आज के सेशन की शुरुआत में क्या बताया था? भगवान, उसको हम अपना नहीं सकते, असामान्य नागरिक उसे भी नहीं अपना सकते, तो मध्यम मार्ग पे कौन आया? महापुरुष। इसलिए सिलेबस के अंदर महापुरुष को रखा गया है। ठीक है, किस तरह की बातें करेंगे हम? इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे, चॉइसेस, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब चीजों की बात करेंगे आने वाले समय में। आज के समय पर अगर मैं पहला वर्ड उठाऊं कि एथिक्स क्या है, जिससे कि इस विषय वस्तु की शुरुआत हो जाए, श्री गणेश हो जाए, और उसके बाद फिर यहां से आगे का चैप्टर कल से शुरू हो, तो आज के लाइन में केवल एथिक्स की परिभाषा देने के ऊपर अगर मैं आ जाऊं इस पूरे की पूरे भाषण को देने के बाद, तो साहब पहली लाइन निकलती है एथिक्स, जो कि एक ग्रीक शब्द है जो एथिका से क्रिएट हुआ है, जो कि मोरालिटी की विज्ञान है, नैतिकता की विज्ञान है। यह कहता क्या है? समाज में व्याप्त रीति रिवाज, समाज में व्याप्त प्रचलन, सामाजिक परंपराएं, उनके आधार पर मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास के ऊपर यह प्रभाव देखना कि क्या वो सही है अथवा गलत है। आसान भाषा में यह समझिए कि नैतिकता का अध्ययन अब हम करने क्यों जा रहे हैं, तो उसके पीछे का आधार निकल कर आता है। जब मैंने आपको एक केस स्टडी दी कि आपके घर पर वाइफ 9th मंथ में चल रही है और जंगल में आग लगी है, शहर में आग लगी है, नैतिक द्वंद्व की स्थिति बनी। नैतिक द्वंद्व की स्थिति में अगर आप प्रशासन के साथ चले जाते तो आपको समाज कैसे जज करता कि आपने जो किया वो उचित किया या अनुचित किया, सही किया गलत किया, यह जज करा कैसे जाता है? तो जज करा जाता है समाज में व्याप्त रीति रिवाजों से, प्रचलन से, सामाजिक परंपराओं से, रूढ़ियों से। रूढ़ी जो हमारी मतलब पुरानी समय से चली आ रही परंपराएं हैं, उनसे जजमेंट किया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं ताकि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यह बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उसके अंदर आंसर दीजिएगा, फिर एथिक्स की परिभाषा के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है, उसने चोरी की है। बताइए चोरी करना गलत है कि सही है? जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, कमेंट में हमारे थोड़ा सा लैग रहता है इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, बताइए सही किया या गलत किया? नीरज बेटा, फाउंडेशन बैच की वैलिडिटी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आ रहा हूं। मैं आज ही डिक्लेयर कर दूंगा उस ऑफर को। फाउंडेशन बैच की वैलिडिटी बढ़ जाएगी
उसके लिए हम एक छोटा सा ऑफर लेकर आ रहे हैं, चिंता मत करिए, आज ही के दिन ला देंगे उस ऑफर को, सो दैट आप लोग उसका लाभ अधिकतम उठा पाएं। या 1 तारीख से ले लेंगे, है ना, 1 तारीख से कर देंगे, 1 तारीख तक तो वैलिडिटी है ही आप सब। चोरी करना गलत है या सही है? देखिए सब लोगों ने एक ही आंसर लिखा, चोरी पाप है, चोरी गलत है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक बच्चे ने पाप शब्द का यूज किया, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अधिकांश लोगों ने, क्योंकि मैंने सवाल ही पूछा था गलत है या सही है, तो एक बालक बोल दिया, यहीं से नैतिकता का शुभारंभ होता है। मैंने तो सवाल पूछा था चोरी करना क्या है, मैंने तो चोरी पूछा था, चोरी गलत है या सही है, गलत सही, और आप में से अधिकांश लोगों का जवाब था कि गलत है सर, चोरी तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बच्चा निकला और उसने तत्काल प्रभाव से आंसर दिया कि चोरी करना तो पाप है। चलो ठीक है, भारतीय संविधान किस चीज पर सजा देता है, पाप होने पर या गलत होने पर? ये सोचना है, और इसी कारण से आंसर अच्छे बनते चले जाएंगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है और इसीलिए शब्दों का चयन एथिक्स में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। सवाल क्या पूछा, चोरी करना गलत है या पाप है? अब एक बच्चे ने लिखा पाप है, मैंने कहा ठीक है, तो चलो बताओ, भारतीय कानून जो लिखा गया है, सीआरपीसी आईपीसी जो लिखा गया है, अब जो बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, वो सजा किस चीज की देता है, पाप की या गलत और सही की? मेरे प्यारे साथियों, और उदाहरण देता हूं, संभवतः आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। झूठ बोलना गलत है कि सही है? फिर से मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि गुरुजी कंफ्यूज कर रहे हैं आप। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको ही ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। झूठ बोलना क्या है? ये चोरी हो गई, झूठ हो गई, पाप हो गया, पुण्य हो गया? हाँ भाई, गलत है, कानून में गलत को सजा मिलती है। वेरी गुड, इसका मतलब चोरी गलत है, ठीक है साहब, हमने चोरी को गलत बता दिया। झूठ गलत है, झूठ पाप है। आप कहेंगे चोरी भी पाप है, चोरी भी गलत है, चोरी भी गलत, झूठ भी गलत है। मैंने कहा चलिए और देखते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को, अब जैसे अपन बचपन में करते थे, इसको कुछ और तरीके से लेते हैं। पापा के आने पर या पापा के पैर ना छूना, पापा के पैर ना छूना। पिताजी घर में घुसे और अपने घर में ऐसा सिस्टम है, जैसे हमारे घर में रीति रिवाज है, ध्यान से सुनना, पिताजी आए हैं तो पैर छुएंगे हम उनके, तो पापा के पैर ना छूना गलत है या पाप है? आप कहेंगे सर हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते जा रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बस मैं कंफ्यूज करने के लिए ही आपको शब्दों का चयन सिखा रहा हूं कि गलत क्या है, पाप क्या है, और अंततोगत्वा मैं आपको यह सिखाऊंगा कि नैतिकता है क्या, मोरालिटी है क्या, नीति शास्त्र है क्या। मैं वही लेकर चलने वाला हूं, जल्दी बताइए। आपने कहा पापा के पैर ना छूना, सर पापा के पैर ना छूना गलत है, पाप है? इसलिए सर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पापा के पैर छूते क्यों हैं, हमारे घर में तो सिस्टम ही नहीं है। सर हमारे घर की तो बच्चियां पैर ही नहीं छूती। अच्छा, आपके घर में बच्चियां पैर नहीं छूती क्या? ठीक है, तो इसका मतलब यार ये तो पुण्य भी हो सकता है, क्योंकि पापा के पैर नहीं छुए आपने, वो हो सकता है। पुण्य भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं मेरी बच्चियों से पैर नहीं छुआता, क्योंकि हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती, हम तो खून उनके पैर छूते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे घर में एक परंपरा है। परंपरा क्या है? कि मेरे घर की परंपरा है कि हम बच्चियों से पैर नहीं छुआते, और हमारे घर में जितना हमारा जो समाज है उसमें भी बच्चियों से पैर नहीं छुआते। मैं तो मेरे नियम ये मानता हूं कि बेटियों के तो पैर छूने चाहिए।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सर, पापा के पैर ना छूना पाप तो नहीं है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपने यहां पर सवाल नहीं लिखा कि पापा के पैर कौन छू रहा है, लड़का या लड़की। मैंने कहा इसका मतलब अगर लड़का लिखा होता और पापा का पैर ना छुआ होता तो पाप होता। हाँ हाँ सर, तब तो पाप होता। अच्छा, मैंने कहा गलत भी होता क्या? मतलब क्या उसके आधार पर आप उसको पनिशमेंट दिला सकते थे क्या? अब ध्यान से सुनना, अब हम शब्द कहां पे चलते जा रहे हैं? गलत और सही पर। मेरे प्यारे साथियों, चोरी करना गलत है, यह गलत कानूनी भाषा है। रॉन्ग एंड राइट ये शब्द नीति शास्त्र के नहीं है। उचित अनुचित, पाप पुण्य, सही गलत, ये जो शब्द है ना, इनका बहुत ही तगड़ा प्रयोग है। अगर कानून की भाषा यूज किया जाए तो चोरी करना अपराध है। गलत से भी एक उच्च कोटि का शब्द है, अपराध। चोरी करना अपराध है। क्या झूठ बोलना अपराध है? बोले नहीं। क्या झूठ बोलना पाप है? बोले हां। पापा के पैर छूना क्या अपराध है? बोले नहीं। पापा के पैर छूना क्या पुण्य है? बोले हां, पैर छूना पुण्य है। क्या ना छूना? बोले लड़कियों के लिए पुण्य है। अच्छा, यानी कि हमारे समाज में कुछ चीजें बढ़ती चली गई, पाप पुण्य, उचित अनुचित, सही गलत, अपराध और रिवार्ड। आप जिन शब्दों को किसी जगह यूं ही यूज कर लिया करते हैं, वे शब्द एथिक्स में पहुंचते पहुंचते कितने विकट रूप ले लेते हैं, विचार कीजिए। आपसे मैंने यह कहा कि आपने झूठ बोला, क्या यह अपराध है? बोले सर दिला दो, कौन से कानून में लिखा है कि यह सजा मिलेगी? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर एक बात बताइए, अगर कोई राजनेता पब्लिक डोमेन में खड़ा होकर के झूठ बोलता है तो फिर आप लोगों उसको वोट क्यों नहीं देते? आप उसे क्यों हरा देते हैं? झूठ के ऊपर किसी व्यक्ति को ट्रोल क्यों किया जाता है? झूठ के ऊपर किसी व्यक्ति के धंधे को चौपट क्यों कर दिया जाता है? झूठ के साथ में आप इतना कड़ा बर्ताव क्यों करते हैं? झूठ अपराध तो नहीं है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार से इसे अपराध की श्रेणी में तो डाला ही नहीं है, किसी भी आईआरपीसी सीपीसी कहीं पर भी नहीं है। फिर उम्मीद है कि हल्का हल्का आपके दिमाग में जाने लगा होगा। नैतिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि असल मायने में जिन कृत्यों को कानूनी आधार पर अपराध में या निरपराध में बांटा जा सकता था, उससे परे भी समाज में बहुत सी चीजें थी जिसके आधार पर देश चलता था। विचार कीजिए कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में कोई अपराध किया गया, आपने उसका पनिशमेंट दे दिया। एक व्यक्ति के द्वारा झूठ बोला गया, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो आपसे झूठ बोल रही है। झूठ क्या बोल रही है? अभी चलिए पतंजलि के साथ क्या चल रहा है? भ्रामक प्रचार किया है, कोर्ट इसलिए डांट लगा रही है। भ्रामक प्रचार से कोई मर सकता था, इसलिए पनिशमेंट मिलेगा। झूठ बोलने पर पनिशमेंट नहीं है। उनको जलील किया जा रहा है कि आपको रोका गया था झूठ बोलने से, तो आपने अवहेलना की, इस बात का पनिशमेंट देना चाहते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी ब्रांड अपने बारे में झूठ बोलता है, उस पर नैतिक दबाव इतना बन जाता है। नैतिक दबाव क्या है? मोरालिटी। मोरालिटी है क्या? अरे यही तो मोरालिटी है। क्या? हमारे समाज के रीति रिवाज, हमारे समाज में झूठ बोलना पाप माना गया है। अपराध छोड़ दो, हमारे समाज में कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो पाप कर रहा है वो। हमारे प्रचलनों में नहीं है, हमारी सामाजिक प्रथाओं के अंदर वो नहीं है। यानी कि कानून के आधार पर किसी को गलत सही पढ़ाने से ज्यादा सामाजिक परंपराएं पढ़ाना जरूरी है। आज किसी भी व्यक्ति को आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं, कोई भी XYZ व्यक्ति है, उसे आप जाकर कानून के दायरे में लाया गया है कि महिलाओं को गलत दृष्टि से देखना भी अपराध की श्रेणी में आता है, सेक्सुअल वायलेंस की नजर में आता है। लेकिन उससे पहले तक, जब तक वो कानून में नहीं था, लोग फवतियां कसते थे महिलाओं के ऊपर, गंदी नजरों से घूरते थे, उसे आप सामाजिक रूप से गलत मानते थे, आपराधिक श्रेणी में नहीं डालते थे। इसका मतलब समाज को केवल आप कानून से नहीं चला सकते, आपको कुछ नैतिक दायित्व भी पढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि समाज को यह बताना पड़ेगा कि सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं में, रूढ़ियों में किन्हें सही और किन्हें गलत माना गया है। एथिक्स इसलिए जरूरी हो जाता है। तो सर एक बात बताइए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य की ही बातें की जा रही हैं?
यानी कि बातें जितनी भी हो रही हैं वो व्यक्ति के मूल्यों की, समाज ने जो मूल्य विकसित कर दिए, समाज की उन परिपाटियों की बातें हो रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं, बातें सामाजिक परिपाटियों की ही हो रही हैं, जिन्हें अगर कोडिफाई कर दिया जाए, इकट्ठा करके एक साथ बता दिया जाए, तो उन्हें नीति शास्त्र की संज्ञा दे दी जाती है। यानी कि मोरालिटी से ही सामाजिक विकास होता है, मोरालिटी से ही नीति बनती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विलियम लिली करके वो हुए, मतलब जो ब्रिटिश थिंकर हुए, जिन्होंने एथिक्स के बारे में कहा कि एथिक्स क्या है। बोले एथिक्स एक ऐसा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, यानी कि कुछ नियमों का संकलन है, जिसके आधार पर हम ये जज करते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य सही हैं या गलत हैं। बस हम उसको सही या गलत की दृष्टि से देख रहे होते हैं, हम व्यक्ति के कर्मों को उचित और अनुचित की दृष्टि से देख रहे होते हैं, अपराध और निरपराध की दृष्टि से नहीं देख रहे होते। हो सकता है आपका कानून चोरी करने को अपराध माने या ना माने। अब आपको सोचिए, मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट जोड़ देता हूं। मैंने शुरुआत की थी कि चोरी करना अपराध है, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, क्योंकि हमारा समाज यह स्वीकार कर चुका है कि चोरी करना अपराध है, चोरी करना पाप है, चोरी करना अनुचित है। अब मैं एक कंडीशन जोड़ रहा हूं। कंडीशन यह है कि जैसे ही चोर को पकड़कर आप पीटने लगे, उसने रोते हुए केवल आपसे यह कह दिया, अब इस बात को थाम लेना, आखिरी लाइन है आज के सेशन की। उसने केवल आपसे इतना सा कह दिया, सर मेरे बच्चे ने 7 दिन से खाना नहीं खाया है, और रोते हुए वो हाथ जोड़ के कह रहा है, मैंने केवल आपके घर से 4 रोटियां चुराई हैं। मैंने अभी तक आपको यह नहीं बताया था उसने चोरी क्या की है। मैंने आपसे यह कहा था चोरी करना पाप है, चोरी करना अपराध है, अपराध है तो उसका दंड है। आपको चोर ने अपनी तरफ से यह कहा, सर मैंने 4 रोटियां चुराई हैं क्योंकि मेरे बच्चे ने 7 दिन से रोटी का एक निवाला नहीं खाया है। अब बताइए आप क्या करेंगे। अब आपको साधन ही नहीं, साध्य ही नहीं, साधन भी पता चल गया कि ये क्यों किया, तरीका क्या था, रास्ता क्या था। क्या कहेंगे आप? पॉइंट पकड़ रहे हैं मैंने क्या कहा आपसे भी? मैंने आपसे केवल इतना सा कहा कि उसने आपको अभी हाल ये कह दिया, मैंने 4 रोटी चुराई हैं क्योंकि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया 7 दिन से। अब बताइए, क्या आप उसे अभी भी उसी दृष्टि से देखेंगे? अपन ने कई बार बचपन में कहानियां सुनी है कि एक संत था जिसने ये व्रत लिया हुआ था कि वो सत्य बोलेगा, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि एक कसाई गाय को मारने के लिए पीछे पीछे भगा आ रहा है। 2 लोग थे, एक संत था और एक उसका मित्र था। व्रत दोनों ने ही लिया था कि सत्य बोलेंगे। संत से पूछा गया कि महाराज गाय देखी क्या? संत समझ गया कि ये गाय को काटने जा रहा है। उसने कहा हाँ देखी, वो उस तरफ गई है, क्योंकि संत ने व्रत लिया हुआ था कि मैं सत्य बोलूंगा। क्या संत ने जो सत्य बोला वो सही था? अब आ रही है बात समझ में? उसका मित्र आगे बैठा था, उसने भी व्रत लिया था कि वो सत्य बोलेगा। कसाई ने उससे पूछा गाय इधर गई है क्या? उसने झूठ बोल के कहा नहीं, गाय उधर गई है। भगवान इन दोनों को देख रहे थे। एक ने सत्य को भगवान माना था, जो सत्य है वही ईश्वर है। भगवान दोनों के सामने आए और संत को कहा कि तुम गलत कर गए। बोले महाराज मैंने तो सत्य बोला। बोले नहीं, सत्य अगर किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो सत्य में गुण बढ़ जाता है। आपने उसकी जान, गाय की जान आपके सत्य बोलने से जा रही थी और आप ये जान रहे थे। यानी कि हम नैतिकता के अंदर, कानून के अंदर जो व्याख्या अपराध और अपराध की है उससे ऊपर की बातें करते हैं। एथिक्स केवल सिलेबस नहीं है। एथिक्स आपको उचित अनुचित सिखाता है, आपको एक सभ्य नागरिक बनाता है, एक ऐसा प्रशासन बनाता है जिसकी वजह से आप ये समझ पाते हैं कि मुझे जीवन को कैसे लीड करना है। अगर आपको थोड़ा भी विषय वस्तु में इंटरेस्ट जगा हो तो समझिए कि इसके अंदर आप उचित अनुचित, शुभ अशुभ इनका निर्धारण करते हैं, सामाजिक मानक स्थापित करने हैं। मतलब यदि हम पॉटर स्टीवर्ट की बात को सही माने तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करने का अधिकार है यह तो हो सकता है, लेकिन क्या सही है यदि यह जानना है तो फिर एथिक्स का सहारा लेना पड़ेगा।
एथिक्स सहारा कहां से लेती है? मानवीय मूल्यों से। मानवीय मूल्य सहारा कहां से लेते हैं? तो बोले साहब वो लेते हैं रीति रिवाजों से, परंपराओं से, रूढ़ियों से। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर रूढ़ियां तो कई बार गलत भी होती हैं। जैसे मैंने कहा, बोले सर जैसे सती प्रथा एक रूढ़ी थी लेकिन गलत थी। तो इसी कारण से हम राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। मतलब ये अल्टीमेट सब्जेक्ट है, ये आपके दिमाग को झंझोर के रख देगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। विलियम लिली, पॉटर स्टीवर्ट, इन सब की वो दिखा दी हैं। ठीक है, तो कल बढ़ेंगे यहां से आगे। बाकी कैसा रहा आपका अभी तक का इंट्रो फिलहाल के लिए वो बता दें। बाकी आप किसी भी बैच के विद्यार्थी हो, एथिक्स आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत सारी विशेष दी हैं। ये जो सारे कंटेंट को आप यहां देख रहे हैं, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाउनलोड होने के लिए क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा, है ना। बाइलैंग्वेज फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्लास पूरी होगी उसके तुरंत बाद मिल जाएगा, फिक्र ना करें। ठीक है, ऑल गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई और भी साथी हो तो उन्हें ज्वाइन करने की प्रेरणा आप भी दे सकते हैं, वो आपके हिसाब से उचित होगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।